इशरत उल इबाद की एंट्री पर मुस्तफा कमाल का रद्द अमल आ गया। कामरान टेसोरी का हलीम, एमक्यूएम लंदन का रद्द अमल, अल्ताफ हुसैन की नकल। अडियाला जेल में बड़े अहम सबूत के तौर पर क्या पेश किया गया है? परिंदों का शिकार फिर शुरू हो गया। कराची के कई इलाकों में हिजरत करने वालों को फायरिंग, है ना अजीब बात। पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात में एक बार फिर कशीदगी का रुझान। एमक्यूएम का नाम होगा तो लापता हो जाएगा। सरकारी प्रोटोकॉल में किसकी फैमिली हरकत करती रही? अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत बड़ी और अहम खबरों के साथ आपके साथ शरीके गुफ्तगू हैं। और इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का मैं बाकायदा आगाज करूं, आप सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। आज की बहुत बड़ी और अहम खबरों को ज़ेरे बहस लाना है। सबसे पहली और अहम खबर यहां से स्टार्ट लेते हैं कि कामरान टेसोरी साहब सिंध के गवर्नर हैं और सिंध के गवर्नर के साथ साथ वो खबरों में रहने का फन बखूबी जानते हैं। और उनके 2-3 वाकयात तो इतने मशहूर हुए कि जिसके पर एमक्यूएम लंदन की तरफ से बड़े ही जुमले कसे गए। एक याद होगा आपको कि 14 अगस्त का प्रोग्राम था और उन्होंने कहा कि 1 2 3 सब खामोश हो जाए, और कोई भी खामोश नहीं हुआ तो कहा गया था जनाब ये तो अल्ताफ हुसैन साहब की नकल कर रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी बार ये हुआ कि उन्होंने, अल्ताफ हुसैन साहब कहते ना कि भाई मैं पार्टी छोड़ रहा हूं और मैं हट रहा हूं, तो वहां से दूसरी तरफ से आता था नहीं नहीं जी नहीं बिल्कुल भी मत छोड़े। तो ये 24 दिसंबर को खास तौर पर कामरान टेसोरी साहब ने कहा कि जनाब मैं हट जाऊं अपने ओहदे से, तो दूसरी तरफ से सबने कहा हाँ हट जाए। तो फिर उन्होंने कहा नहीं मैं नसीन बाजी से पूछता हूं। फिर नसीन बाजी ने कहा नहीं मत हटिए। बिल्कुल उसी तरीके से वो अब उन्होंने खाना बना रहे थे, यानी कि वो हलीम बना रहे थे। अब वो हलीम बना रहे थे गवर्नर हाउस के अंदर और उनके साथ खड़े हुए थे जमीयत उलमाए इस्लाम के सिंध के सरबरा सुमरो साहब मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने हलीम बनाया। अब आपको भी मालूम होगा हलीम को घुटने में बहुत देर लगती है, लेकिन बहरहाल उन्होंने अब जो 2 मिनट की वीडियो में तो हलीम नहीं घुटा सकता, उन्होंने हलीम बनाया। अब ये वीडियो उनकी बहुत ज़्यादा वायरल हुई। एक बार उनकी पकोड़े बनाते हुए वीडियो वायरल हुई थी कि पकोड़े बना रहे थे और पकोड़े बनाने के बाद आपको पता है फिर वो उस ज़माने में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कराची के अमीर होते थे, उन्होंने कड़ी तनकीद की थी और फिर कामरान टेसोरी साहब अगले दिन उनके पास मौजूद थे कि जनाब आइए हम आपको पकोड़े खिलाते हैं। खैर नुक्ता ये नहीं है, नुक्ता ये है कि इस पर वो बना सकते हैं जनाब, सब लोग बनाते हैं। उस पर बयान आया है मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी का एमक्यूएम लंदन से, और उन्होंने ये उन पर तनकीद करते हुए कहा है कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरह हलीम बनाने का जो तजर्बा किया जा रहा है उससे कोई अल्ताफ़ हुसैन नहीं बन जाता। अब ज़ाहिर है एमक्यूएम लंदन का जब स्टेटमेंट आ जाता है तो फिर एक वो ख़बर का रुख ही कुछ और हो जाता है। तो अब वो रुख किसी और तरफ चला गया और कामरान टेसोरी साहब पर इस हवाले से एक बार फिर तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया है कि जनाब वो हर बार नकल करने की कोशिश करते हैं। अब वो नकल करने की कोशिश करते हैं, उनका अपना अंदाज़ है, बहरहाल वो ख़बरों में रहने का एक अपना फ़न जानते हैं और अपने आप को उसी तरीके से लेकर चलते हैं। मगर जो दूसरा बड़ा नुक्ता है कामरान टेसोरी साहब के साथ ही खबर एक और लगी हुई है। एक बच्चा लापता है 8 साल का, और उस हवाले से कामरान टेसोरी साहब अभी गए और उन्होंने कहा कि जनाब वो बच्चे की लापता होने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, कामरान टेसोरी साहब हर उस इवेंट के साथ कनेक्ट होने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि जनाब जो वायरल हो रहा हो, लेकिन अब उसका नतीजा क्या निकलता है वो अपने तौर पर एक अलग बहस रखता है। एक नुक्ता तो ये हो गया, आज की एक खबर तो ये हो गई कि जो बहुत ज़्यादा वायरल और बहुत ज़्यादा चल रही है। एक और मामला जो बहुत ही अहम चल रहा है और बहुत ही संजीदा नोयत का मामला है वो एमक्यूएम के लापता कारकुनान के हवाले से। अच्छा, एमक्यूएम बार बार अपने लापता कारकुनान के हवाले से, एमक्यूएम पाकिस्तान हो या एमक्यूएम लंदन हो, वो बार बार इस हवाले से जिक्र करती है, लेकिन ताहाल उन लापता कारकुनान के हवाले से कोई मामलात होते हुए नजर नहीं आ रहे। सन 2017 से एक शख्स लापता है और उसका मुकदमा हाई कोर्ट के अंदर जेर समाअत है। अब 7 साल हो चुके हैं और उसका मुकदमा मुसलसल वहाँ पर जेर समाअत है। आज इस हवाले से जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने वहाँ उनकी समाअत की और जो समाअत के दौरान ये बात कही गई कि जनाब ये है कहाँ, इसके बारे में अब तक कुछ मालूम नहीं हो रहा। अच्छा, हर बार इसकी समाअत होती है, 4 हफ्ते 5 हफ्ते का टाइम ले लिया जाता है। अब वो घर वालों पर क्या गुजरती है वो एक अलग बहस है कि जनाब
कहाँ मामलात हैं और क्या हल हो रहा है। उसमें एक अहम नुक्ता उस वक्त आया कि जब तफ्तीशी अफसर से पूछा गया कि भाई इसे लापता क्यों किया गया, इसका क्या किसी सियासी जमात से ताल्लुक है, तो उन्होंने कहा हाँ जी इनका MQM से ताल्लुक है। अब उन्होंने MQM का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ना MQM लंदन है ना MQM पाकिस्तान है, MQM का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तो जज साहब ने कहा कि क्या अगर किसी का ताल्लुक जिस किसी का भी ताल्लुक MQM से होगा तो क्या उसे गायब कर दिया जाएगा। उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, जो वहाँ पर तफ्तीशी अफसर थे और जो वकील थे उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी सूरत हाल मौजूद नहीं है। अलबत्ता उनके हवाले से कोई भी तफ्तीशी अफसर या फिर कोई और उस हवाले से रिपोर्ट नहीं दे सका कि आखिर ये शख्स जो लापता है उसके बारे में क्या है, और जज साहब ने एक बार फिर इसको 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया। ये बड़ा एक अहम इशू बना हुआ है इस वक्त, ख़ासतौर पर कराची शहर के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लापता अफराद के हवाले से। अभी बलूचिस्तान में भी लापता अफराद का एक मामला हुआ था, जहरी तहसील जहरी के अंदर जिसे बंद कर दिया गया था। वहाँ पर वो जो 5 गुमशुदा अफराद थे उनको बाजियाब्त कर लिया गया है और उसके बाद वो धरना भी वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। सेम सिचुएशन इस वक्त मुख्तलिफ और इलाकों की चल रही है, लेकिन ये सिलसिला बदस्तूर इसी तरीके से जारी। अब देखना यह है कि 4 हफ्तों के बाद अब तफ्तीशी अफसर वहाँ पर क्या रिपोर्ट पेश करते हैं, ये एक अहम नुक्ता होगा। उसके बाद एक अहम खबर जो है वो और आई है। अच्छा चलिए, उससे पहले एक और ख़बर भी हम आपको देते हैं। हमारे यहाँ हमेशा से जो हिजरत होती है उस हिजरत में हमेशा लोगों को निशाना ही बनाया जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी एक हिजरत हर साल होती है और वो हिजरत होती है परिंदों की। और परिंदों, आप कहेंगे कि क्या खबर मैं दे रहा हूँ, खबर ही बड़ी अजीब सी है। सारे साइबेरियन बर्ड्स आते हैं सर्दियों के मौसम में पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं, खुसूसन सिंध और उसके समंदरी इलाकों की तरफ वो आते हैं, और फिर जब गर्मियों का सीज़न शुरू होता है तो ये वापस वहाँ से मुड़ जाते हैं। मैं आपको एक अखबार, जंग अखबार पाकिस्तान का एक मुस्तनद अखबार तस्वुर किया जाता है, उसकी एक रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपको ये नज़र आ रही होगी। लाड़काना बदीन सब जगहों पर इन साइबेरियन बर्ड्स की कड़ाइयाँ फ़रोख्त हो रही हैं। इनका बेदरेख शिकार किया जा रहा है और अब नौबत ये आ चुकी है कि कराची के इलाके, मनोड़ा, इब्राहिम हैदरी और इन तमाम समंदरी इलाकों के पास भी इनका शिकार किया जा रहा है और वहाँ पर भी इसे बाकायदा फ़रोख्त किया जा रहा है। कुछ लोग इसे पकड़कर फ़रोख्त कर रहे हैं और कुछ लोग बाकायदा दावत दे रहे हैं कि जनाब आइए हम आपको साइबेरियन बर्ड्स की कड़ाई खिलाते हैं। तो हमारे यहाँ पर हिजरत करने वाले इंसान हो या जानवर हो, उसका ख्याल नहीं रखा जाता है और हमेशा से महाजर किसी भी शक्ल में हो उनके साथ ये सलूक तो होता ही रहता है। खैर, ये एक बड़ी बात है और इस पर निगरान अब कौन करेगा। अब सिंध हुकूमत से कहे तो सिंध हुकूमत कहती है कि हम तो यहाँ इंसानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाते, हम तो डंपरों से इंसानों को नहीं बचा पाते, हम स्ट्रीट क्रिमिनल से नहीं बचा सकते, तो अब इन परिंदों को कैसे बचाया जाए। लेकिन अगर आप ये देखिए कि ज़ाहिर एक माहौलियाती एक सिस्टम है, एक साइकिल है, उस साइकिल को बनाने के लिए और उस साइकिल को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इन परिंदों की हिफाजत की जाए, लेकिन हमसे शायद ये परिंदे भी महफूज नहीं हैं। तीसरी बड़ी ख़बर की तरफ चलते हैं और चौथी बड़ी ख़बर की तरफ चलते हैं और चौथी बड़ी ख़बर है पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान इंडिया के जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आजकल कश्मीर एक बार फिर सुर्खियों के अंदर आ चुका है और कश्मीर में सुर्खियों पर आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कश्मीर के अंदर कोई 6.25 किलोमीटर की एक टनल बनाई जा रही है, एक सुरंग बनाई जा रही है जिसके अंदर सफ़र किया जा सकेगा। दर हकीकत ये श्रीनगर और लद्दाख से मिलाने के लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है। वहाँ पर 31 के करीब टनल्स बनाए जा रहे हैं। आमतौर पर जो मुतनाज़ा इलाके होते हैं वहाँ पर हुकूमतों को अक़वाम मुत्तहिदा दीगर लोग पाबंद करते हैं कि इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की तामीरात नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल मकबूजा कश्मीर के अंदर इस तरह की तामीरात का सिलसिला जारी है और पिछले दिनों मोदी ने आकर वहाँ पर उसका इफ्तिताह भी किया। और इस हवाले से इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला हैं, जिसे आमतौर पर इंडियन जो सरकार होती है उसका ही बड़ा तर्जुमान समझा जाता है, उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ की थी कि जनाब ये बड़ी ज़बरदस्त सुरंग बन रही है। लेकिन जो जनरल हैं वहाँ के और जनरल उन्होंने एक बयान दिया कि जनाब इस वक्त आज़ाद मकबूजा कश्मीर के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसमें उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया। आज पाकिस्तान के हवाले से बड़ी वाज़ेह बयान आया। पाकिस्तान के हवाले से DGI SPR ने इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनाब एक बार फिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की जा रही है और सख्त मामला आए हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक अरसे के बाद, यानी काफ़ी अरसे के बाद ये बयानात का सिलसिला और इसमें कशीदगी नज़र आ रही है और कुछ वाक़यात ऐसे भी हुए हैं कि जिसे अभी
अफ़गानिस्तान की सरहद के हवाले से मामला हुआ, उस पर भी इंडिया ने जो है वो मैं अगर उन्हीं की ज़बान में लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, दरअंदाजी करने की कोशिश की। फिर अफ़गानिस्तान के अंदर उनके मामला हुए तो वहाँ पर भी उन्होंने ये सारा करने की कोशिश की। तो ये सिलसिला बदस्तूर इंडिया की तरफ से जारी है और इंडिया एक बार फिर इस इलाके की सियासत को और यहाँ की अमन अमान की सूरत हाल को वोलेटाइल करने की कोशिश कर रहा है और ये मुसलसल नज़र आ रहा है। अब अफगानिस्तान से ज़ाहिर इंडिया का क्या मामला है ना, उसकी सरहदें उसके साथ लगती है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो मौजूदा तालिबान हुकूमत है, अच्छा पहले तालिबान और इंडिया के आपस के ताल्लुकात ख़राब थे और तालिबान के हमेशा खिलाफ इंडिया ने बयान दिए और ख़ासतौर पर मोदी सरकार तो तालिबान के शदीद खिलाफ रही और उनके खिलाफ न जाने कितनी फिल्में भी उन्होंने बना डाली। मगर अब तालिबान जो है वो उनको पसंद आने लगे और हीरोइज़म उनका हो गया और तालिबान वहाँ के जो हैं उनकी और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात में एक बार फिर जो है वो काफ़ी गर्मजोशियाँ देखी जा रही हैं और यकीनी तौर पर ये इंडिया की मुदाखलत और पाकिस्तान के अंदर जो दीगर मामलात हैं उस पर ये काफ़ी सवालिया निशान है कि आखिर इंडिया इतना तेज़ी के साथ इन मामलात को इस सिचुएशन में हवा क्यों दे रहा है। अब वो क्या चाह रहा है, क्या फिर एक बार लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो अमन अमान हुआ था उसे एक बार फिर ख़राब किया जा रहा है, क्योंकि आइंदा दिनों के अंदर आप ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से बड़ी खबरें देखेंगे। जो मुझे लग रहा है, जो मुझे एहसास हो रहा है और जो मैं मुख्तलिफ़ ख़बरें दे रहा हूँ उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि बदख्शां का मामला हो, अफ़गानिस्तान की बॉर्डर का, अज़रबाईजान जो चीन और वो सरहद का मामला हो, लद्दाख का मामला हो, इंडिया एक बार फिर चीज़ों को वोलेटाइल करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं और अगली खबर जो है वो इस अहम खबर है एक इशरतुल इबाद साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक बार फिर बहुत अरसे के बाद इंटरव्यू दिया है। वो आमतौर पर आजकल सोलो इंटरव्यूज़ ज़्यादा दे रहे हैं और आदिल साहब के प्रोग्राम में उन्होंने वहाँ पर कई सवालात उनसे पूछे गए, उनके कई सवालात पर बहस हो सकती है, लेकिन जो बड़ा अहम नुक्ता था वो था इशरतुल इबाद का। अब इशरतुल इबाद आपको मालूम है आजकल उनकी वो ख़ुद तो इसको सियासी जमात नहीं कहते, मेरी पहचान पाकिस्तान जो है वो उनको कहते हैं कि जनाब एक समाजी ग्रुप है कि जो काम कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं बेसिकली सियासत के अंदर उनकी एंट्री है। तो उस हवाले से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछा गया कि इशरतुल इबाद साहब जो है वो आ रहे हैं तो उस हवाले से आप में क्या, आपकी जमात में क्या उनकी शमूलियत हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो चेयरमैन फ़ैसला करेंगे, यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब फैसला करेंगे। अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जहाँ कहीं पर भी हमारे कुछ दोस्त फंसते हैं तो वो कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जहाँ कहीं पर भी फंसते हैं तो कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब। अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब या यहाँ पर ज़ाहिर है इस वक्त जो एमकेएम की सिचुएशन है उसमें इनकी मर्ज़ी और मंशा हो या ना हो, लेकिन जब फैसले सादिर हो जाते हैं तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब आप मुझे ख़ुद बता दीजिए कि जब मुस्तफ़ा कमाल साहब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को रॉ का एजेंट करार देते थे और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इत्तेहाद हो, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जमात उस वक्त की एमकेएम पीएसपी पर कड़ी तनकीद किया करती थी, लेकिन बाद में यकदम जो है वो एक पैगाम चलना शुरू होते हैं और कामरान टेसोरी साहब की मर्ज़ी और मंशा से और उनकी सालसी के तौर पर ये दोनों जमातें एक हो जाती है और जो रॉक एजेंट थे वो ख़त्म हो जाते हैं। तो खैर है, वो तो मसला होता रहता है। तो वो पहले किसी के मुतालिक क्या बयान दे रहे हैं, किसी के मुतालिक क्या बयान। इशरतुल इबाद साहब को आपको याद होगा कि उन्होंने रिश्वतुल इबाद का खिताब दिया था और बड़ी धुआंधार तकरीरें की थी। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब शायद इशरतुल इबाद साहब को, और बकौल उनके जो वो कहते थे रिश्वतुल इबाद साहब को इजाज़त नहीं देंगे कि वो आए एमकेएम के अंदर, क्योंकि अब तो वो हैं, क्योंकि उन्होंने तनकीद की। तो हमारे एक और साहब हैं जिनका ताल्लुक एमकेएम से ही है, उन्होंने मुझे ये कहा कि मैंने जब उनसे पूछा कि इस तरह का बयान आया है और क्या जिस पर इतनी तनकीद हो रही थी तो क्या वो आ जाएंगे, तो एमकेएम के ही रहनुमा हैं, उन्होंने मुझे ये कहा कि जनाब हमारे यहाँ सब कुछ हो सकता है, हमने तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को रॉ के एजेंट करार दिया था, उसके बाद वहीं पर इत्तेहाद हो गया, तो ये तो इन्हें तो हमने रॉ का एजेंट नहीं करार दिया था, इन्हें तो सिर्फ रिश्वतुल इबाद कहा था। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी मामला तय हो सकें, लेकिन इसके लिए ये देखा जाएगा कि आखिर टेलीफोन कॉल्स कहाँ से आती है और क्या इनके दरमियान इत्तेहाद होता है। तो इस बयान को भी आप वो ना लें, और उस पर उन्होंने बयान नहीं दिया, उन्होंने इसको खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पर छोड़ दिया और फिर कहा कि जनाब अब तो आज़ादी है सियासत करने की, पहले ही आज़ादी नहीं थी जब हम आए थे, जब तो सारे और मामला थे। खैर वो अपना एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर बात कर रहे थे, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जनाब वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पर ज़रूर छोड़ लें, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के अलावा भी अगर कभी ये मामलात हुए तो ये मामलात आसानी के साथ हल हो जाएंगे, उसी तरीके से जैसे पहले इन दोनों के। भाई ये तो रिश्वतुल इबाद तो कम खिताब है ना, रॉक एजेंट तो बड़ा खिताब था, तो रॉक एजेंट के साथ जब वहाँ पर मामला तय हो सकते हैं तो फिर ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, और उसके लिए मेरे ख्याल से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को भी वो तमाम इशू नहीं होंगे।
आइए एक और खबर की तरफ चलते हैं। और एक और खबर है अडियाला जेल के अंदर। अडियाला जेल के अंदर बाकायदा GHQ हमला केस की समाअत शुरू हो चुकी है। और अडियाला जेल में इसलिए हो रही है क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब भी इसमें केस में हैं और इसमें इन्होंने बाकायदा उन्हें नामजद किया हुआ है। अब वहाँ पर बाकायदा जो शवाहिद पेश किए गए उसमें एक जो ASI और 3 कांस्टेबलों के वहाँ पर गवाहान के तौर पर पेश हुए। वहाँ पर सबूत के तौर पर मुख्तलिफ माचिस और मुख्तलिफ मुजस्मे टूटे हुए और दीगर चीज़ें दिखाई गई कि जनाब ये फ़ोन मोबाइल्स दिखाए गए कि ये चीज़ें वहाँ पर हुई है कि इनसे इन्होंने आग लगाई और फिर आग लगाने के बाद इन्होंने किस तरीके से वहाँ पर मुजस्मों को तोड़ा, उस पर बात हुई है। अच्छा, इसमें एक अहम बात यह कि जो गवाह ने उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि राजा बशारत साहब जो कि PTI के रहनुमा हैं उन पर इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है, और बल्कि इल्ज़ाम किया, उनके ख़िलाफ़ गवाही दी है। गवाही का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा कि ये बाकायदा कहते रहे कि हमें इमरान खान की गिरफ़्तारी का बदला फ़ौज से लेना है। ये गवाहान ने वहाँ पर ये बात कही है और उन्होंने कहा है कि जनाब बाकायदा हमें ये कहा गया और तहरीक इंसाफ के लोग ही थे और हमने ये सब सुना और ये शवाहिद मौजूद है कि तहरीक इंसाफ के लोग ये नारा लगा रहे थे कि हमें खान की गिरफ्तारी का बदला फ़ौज से लेना है। उन्होंने बाकायदा फ़ौज पर ये हमला किया। इस ज़्यादा दहशतगर्दी की अदालत है ये और इसमें इस वक्त इस मुकदमे का शुरू होना बड़ा ही अहम है क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है और एक तरफ 17 तारीख को फ़ैसले की बात हो रही है। तो क्या मामला होंगे अब 16 तारीख को, जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे शायद 16 तारीख शुरू हो चुकी हो, तो उस वक्त इनके मुज़ाकरात का भी सिलसिला है। तो ये किस नहज पर पहुँचेंगे ये एक अलग बात है। एक और आखिरी खबर रह गई है और उसके बाद क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है तो जल्दी से इस खबर को भी समेटते हैं। मैंने यहाँ कहा था कि यहाँ पर हमारे जो सिंध के सरकारी अफसरान हैं वो इतने बेलगाम है कि मत पूछिए। अब बाकायदा वज़ीर आला का जो प्राइवेट जहाज़ कहलाता है वज़ीर आला का, उसमें जो उनके ही लोग, उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर और दीगर लोगों के को ये पता चला है कि जनाब उसमें बाकायदा फैमिली को, एक अफसर की फैमिली को ट्रैवल करवाया गया है और वो ट्रैवल करने की रिपोर्ट सामने आई है और उसके बाद जो है वो 2 अफसरान को मुअत्तल करने की इतलात आ रही है। ये मामला बार बार सामने आ रहा है कि सरकारी अफसरान की अपने इख्तियारात से तजावुज़ करना, सरकारी अफसरान के मुताल्लिक मुख्तलिफ करप्शन के इल्ज़ामात लगना, सरकारी अफसरान का अपने इख्तियारात को अपने ख़ानदान और दीगर जगहों पर इस्तेमाल करने के मुकदमात या इल्ज़ामात बार बार सामने आते आ रहे हैं। अब 2 अफसरान को मुअत्तल किया गया है कि एक प्राइवेट जहाज़ जो कि सिंध हुकूमत का, यानी वज़ीर आला सिंध का था, उसमें एक फ़ैमिली ने कैसे ट्रैवल किया है, ये ख़बर भी सामने आ रही है। तो बहरहाल आज तक के लिए, अभी तक के लिए यही बड़ी बड़ी और अहम ख़बरें हैं। एक ख़बर की मैं ज़रा सी तस्दीक चाह रहा हूँ और वो ख़बर बड़ी अहम ख़बर ही है कि एक ख़बर दी है, इस बारे में हमने, आपको याद होगा कि हमने आपसे एक ज़िक्र किया था और वो थी एक बड़ी अहम गिरफ़्तारी के हवाले से। और वो बड़ी अहम गिरफ़्तारी का दावा अब सामने आया है और उसका ताल्लुक़ कराची की सियासत से बहुत बड़ा है। और वो बड़ी गिरफ़्तारी कैसे हुई, वो गिरफ़्तारी थी या हिरासत में रखा गया था, इसकी पूरी तफसीलात मैं आपको अगले प्रोग्राम में दूंगा। कराची की एक अहम जमात के अहम रहनुमा की गिरफ़्तारी और फिर हिरासत में रखने के हवाले से एक बड़े अहम इंकशाफात मैं आपको अगले प्रोग्राम के अंदर करूँगा, उसे ज़रूर देखिएगा। मैं उसकी बस आखिरी कड़ी तक पहुँच चुका हूँ, तहकीक कर रहा हूँ मैं उस हवाले से और तहकीकात का जैसे ही सिलसिला वो ख़त्म होगा मेरा रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करूँगा क्या हुआ, क्योंकि MQM से ही ताल्लुक़ है, मतलब ज़ाहिर MQM की बात कर रहा हूँ मैं, उनके एक बड़े अहम रहनुमा, अब वो कौन सी MQM की बात कर रहा हूँ ये मैं आपको अपने अगले प्रोग्राम में बनाऊँगा। उनको हिरासत में रखा गया और क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, उसकी पूरी तफसीलात आपके अगले प्रोग्राम में आप ज़रूर सुनिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। हाँ, और हाँ, हम अपना एक व्हाट्सएप चैनल का भी एड्रेस लिंक में शेयर कर रहे हैं, हम अपने फेसबुक का लिंक भी शेयर करेंगे और साथ साथ जो है वो हम एक नंबर भी हम दे देते हैं आपको। उस नंबर पर आप जो है वो हमसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी उस पर फॉरवर्ड मैसेज मत कीजिएगा। कोई ख़बर हो तो उस पर ज़रूर बात कीजिएगा, लेकिन फॉरवर्ड मैसेजेस मत कीजिएगा। नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह ने के बाद।